हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मीनाक्षी कंसल और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर द मिनी एडू अड्डा पर। इस चैनल पर आपको मिलेगी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो होगी एजुकेशन से रिलेटेड। तो टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हम पढ़ेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में। उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं? क्वेश्चन ये है कि पीएम मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनकी एनुअल सैलरी क्या होगी? सोचिए। अगर नहीं जानते तो मैं आपको बताऊंगी हमारे टॉपिक के बीच में। तो बने रहिए, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिए। ये टॉपिक उन बच्चों के लिए भी हेल्पफुल है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन में आए नए बदलावों के बारे में जानना चाहते हैं, और जो बीएड जेबीटी या जो भी कोर्स कर रहे हैं, जो बच्चे ये देखना चाहते हैं कि लेसन प्लान कैसे प्रेजेंट करते हैं क्लासरूम में, उनके लिए भी ये हेल्पफुल है। तो स्टार्ट करते हैं। बीएड जेबीटी, जो बच्चे बीएड और जेबीटी नहीं कर रहे हैं वो थोड़ा 2 मिनट के लिए स्किप भी कर सकते हैं वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक कंज्यूमर प्रोटेक्शन से। एज अ टीचर जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ाते हैं, उसे पढ़ाने से पहले हमें यह देखना होता है कि जिस बच्चे को आप इसकी नॉलेज देना चाहते हैं उस बच्चे को इसका ज्ञान है भी है या नहीं। इसीलिए हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं कि हम उसे कितना टॉपिक पढ़ाएं और कैसे पढ़ाएं जिससे वे पूरे टॉपिक को समझ जाएं। सबसे पहले हम बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को चेक करते हैं कि वो कितना जानता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड पर प्यूपल टीचर एक्टिविटी लिखा है और राइट साइड पर स्टूडेंट एक्टिविटी लिखा है। बच्चे, जो टीचर होते हैं वो बच्चे से क्वेश्चन पूछते हैं और उसके बदले में जो स्टूडेंट है वो अपना आंसर देते हैं। व्हाट इज़ कंज्यूमर? टीचर का क्वेश्चन है व्हाट इज़ कंज्यूमर। अगर बच्चे को पता होता है तो वो जवाब देते हैं कंज्यूमर इज़ ए पर्सन हु कंज्यूम और यूज़ एनी गुड्स और सर्विसेज लाइक फ्रूट शुगर क्लोथ्स एट्सेट्रा। इसके बाद टीचर एक नया क्वेश्चन पूछता है विच प्रोग्राम रन फॉर द अवेयरनेस ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अगर बच्चों को पता है इसका जवाब तो वो इसका आंसर देते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है जागो ग्राहक जागो एट्सेट्रा। तो जब टीचर तब तक क्वेश्चन पूछता रहता है, तब तक क्वेश्चन पूछता रहता है जब तक उसको ये नहीं पता चल जाता कि बच्चे को कौन से पॉइंट पे वो आंसर नहीं आता। तो वो उससे बार बार क्वेश्चनिंग करता रहता है, उसके अंदर की नॉलेज को बाहर निकालने की कोशिश करता है। डू यू नो अबाउट द, जैसे कि मैंने लास्ट पॉइंट लिखा है, क्वेश्चन लिखा है डू यू नो अबाउट द राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ कंज्यूमर। जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें इस बात का पता नहीं होता, तो वो कुछ नहीं बोलेंगे या फिर चुप हो जाएंगे या फिर उनका कोई भी रिस्पॉन्स इस टॉपिक पर नहीं आएगा। जब बच्चे रुक जाते हैं और उनके पास कोई आंसर नहीं होता तो हम अपने टॉपिक को अनाउंसमेंट कर सकते हैं। और अनाउंसमेंट कैसे करते हैं? अनाउंसमेंट इस प्रकार करते हैं। सो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड 1920 219 चेंजेस इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन। की कंज्यूमर प्रोटेक्शन को सबसे पहले कब बनाया गया था? 1986 में। और हर एक टाइम पीरियड के बाद उसमें चेंज होते रहते हैं और गवर्नमेंट उन्हें कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए हमारे सामने लाती रहती है। अब जो 2019 में जो चेंजेस हुए हैं उस वो क्या क्या हैं इसको हम बताएंगे। पहले हम ये देखना होगा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्चुअली में है क्या, वो क्या होता है, किस लिए होता है, उसके राइट्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। तो हम चलेंगे पॉइंट टू पॉइंट अपने टॉपिक पर। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो सबसे पहले हम बच्चों को मीनिंग ऑफ कंज्यूमर बताएंगे कि कंज्यूमर का रियल में मीनिंग क्या है। बच्चे इक्का दुक्का लगाकर कोई भी कुछ भी बात बोल देते हैं, लेकिन हमें उन्हें प्रॉपर मीनिंग और प्रॉपर डेफिनेशन के साथ उन्हें बताना होगा और साथ साथ में हमें ब्लैक बोर्ड पर लिखना होगा। जो भी आपके पास फैसिलिटीज़ हैं उसके ऊपर लिख कर बच्चों को शो ज़रूर करें कि इसकी डेफिनेशन क्या है। कंज्यूमर इज़ ए पर्सन हु कंज्यूम्स और यूज़ एनी गुड्स और सर्विसेज। Good may be consumable like wheat, flour, salt, sugar, clothes, fruits, etc. It is consumable or uses of goods and services that makes the person to be called as consumer। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो कंज्यूमर है उसके राइट क्या क्या हो सकते हैं।
तो हम पहले हिंदी में इसका मतलब समझ लेते हैं। कंज्यूमर का मतलब क्या होता है? पहले क्या होता था कि दो व्यक्ति होते थे और वो एक दूसरे से वस्तुओं का आदान प्रदान कर लेते थे, उसे उसे हम कंज्यूमरिंग कह देते थे। लेकिन बस आजकल के ज़माने में ऐसा नहीं होता। अब हम पैसे देते हैं और दूसरा व्यक्ति हमें सर्विसेज देता है उसके बदले। जैसे हमें जैसे टैक्सी ड्राइवर अपनी सर्विस देता है, सर्विंग फूड इन रेस्टोरेंट्स, होम डिलीवरीज, ठीक है, जो भी हमें वो होते हैं, हमें फैसिलिटीज़ देते हैं। जैसे कुछ भी हमें सामान खरीद लेते हैं हम, उसके बदले हम उनको पैसे देते हैं, तो वो होता है कंज्यूमर। तो हम देखते हैं कि राइट ऑफ कंज्यूमर क्या है। सरकार ने हमारे लिए 6 राइट्स बनाए हैं। सबसे पहले है राइट टू सेफ्टी, सेकंड है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, थर्ड है राइट टू चूज, राइट टू बी हियर्ड, राइट टू रिड्रेस और राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। तो 2019 के अनुसार इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, अब हम देखते हैं कि कंज्यूमर राइट में क्या क्या हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू 2019, कंज्यूमर के हितों की रक्षा के लिए नए कानून बनाए गए हैं कि उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर, अदालतों में उपभोक्ता की शिकायतों को बड़ी ही तेज़ी से सरल हल किया जा रहा है। उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? इनका मेन ऑब्जेक्टिव्स ये है कि सबसे पहले तो जो कंज्यूमर है उसको क्या प्रॉब्लम है, उसकी क्या समस्या है, उसको जल्दी से जल्दी हल करना और उसके हितों की रक्षा करना। सेकंड पॉइंट ये है। थर्ड पॉइंट ये है कि अपने प्रभावी प्रशासन दिखाना कि हाँ अभी हम अच्छी सरकार बना रहे हैं, अच्छी तरीके से अपने ड्यूटीज़ का पालन कर रहे हैं। तो अपने एक प्रभाव डालने के लिए उपभोक्ता के ऊपर भी वो एक इस कड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं और ज़रूरी प्राधिकरण की स्थापना कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले राइट से। राइट टू सेफ्टी मतलब सुरक्षा का अधिकार। कंज्यूमर्स हैव द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स विच आर hazardous to life and health. Food additives and colors, dangerous toys, unsafe appliances are examples of such goods. Consumers are entitled to healthy and safe products. इसमें क्या कह रहा है कि कंज्यूमर को पूरा अधिकार होता है कि वह ऐसा प्रोडक्ट खरीदे जो उसकी लाइफ या उसकी फैमिली की लाइफ के साथ बिल्कुल ही सेफ हो, मतलब खतरनाक ना हो। इसीलिए कंज्यूमर को नो फूड एडिटिव्स खरीदने चाहिए, नो एडिटेड कलर्स वाले पदार्थ प्रोडक्ट्स खरीदने चाहिए। उनको डेंजरस टॉयज जैसे नुकीले खिलौने होते हैं बच्चों को, वो नहीं देने चाहिए, खरीदने चाहिए, क्योंकि कई बार उन पर हानिकारक पेंट वगैरह लगा होता है। क्योंकि बच्चों की आदत होती है अक्सर खिलौनों को मुंह में डालने की, इसीलिए खिलौना या भोजन उन्हें ऐसा नहीं देना चाहिए जो उनकी ग्रोथ में या फिर उनके लिए कुछ नुकसान करे। उनको सेफ रखने वाला पदार्थ ही उन्हें देना चाहिए। इस प्रकार हम अपनी सेफ्टी का अधिकार रखते हैं। हमें हमें पता होना चाहिए कि हमारा अधिकार क्या है। अगर उसे हमें ऐसे लगता है कि कहीं पर जो कंज्यूमर है उसकी सेफ्टी को लेकर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जो जिसमें ये सब क्वालिटीज़ नहीं है, अच्छी नहीं है वो, तो उनके खिलाफ वो एक्शन ले सकता है और उसे इस एक्शन लेने का अधिकार है। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सॉरी। तो नेक्स्ट पॉइंट है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। इट मीन्स द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी, प्योरिटी स्टैंडर्ड एंड द प्राइस ऑफ गुड्स सो एज टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। राइट टू बी इन्फॉर्म का मतलब क्या होता है कि हमें उसके बारे में पता होना चाहिए, उस चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। मतलब कंज्यूमर को इस बात का पूरा अधिकार होता है कि उसे अच्छी क्वालिटी, अच्छी वस्तु मिले, हेल्थी मिले। कई सेलर क्या करते हैं या प्रोड्यूसर क्या करते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए गलत गलत टाइप का माल बना देते हैं, घटिया माल बनाते हैं ताकि उनको पैसे तो ज़्यादा मिले लेकिन सामान वो चीप क्वालिटी का ही बनाते हैं। तो ग्राहक को अपनी सेफ्टी का पूरा राइट होता है, वो इसके खिलाफ रिपोर्ट भी कर सकता है। जैसे एक बार क्या चांस हुआ था कि मैगी को
कह दिया, मैगी के ओनर को बोल दिया गया था कि ये मैगी सेफ नहीं है, और बहुत बड़ा हादसा हुआ था कि उनकी पूरी मैगी के पूरे भंडार को नष्ट कर दिया गया था। परंतु लास्ट में क्या हो गया था कि वो मैगी के बहुत सारे टेस्ट लिए गए, बाद में पता चला कि मैगी सेफ थी। तो सरकार को उसका हर्जाना मतलब जुर्माना वगैरह जो भी उनका बनता था पैसा, वो सब वापस देना पड़ा था। इसीलिए हमें जो भी प्रोडक्ट खरीदना है वो पूरा देखभाल के साथ खरीदना है, पूरी अवेयरनेस होनी चाहिए हमें उस प्रोडक्ट को खरीदते टाइम। इसीलिए प्रोडक्ट जब भी खरीदे पूरा उसका विवरण पढ़ना चाहिए, किन किन वस्तुओं का उसमें प्रयोग किया जा रहा है, उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन हमारे सामने होती है। इस प्रकार जो उपभोक्ता है उसको पूरी अपनी सूचना का अधिकार होता है कि वो पूरी पूरे जो उसके ऊपर, एक जैसे कि हमें मान लीजिए हमें एक तेल खरीदना है या ऑयल या कुछ भी खरीदना है, उसके ऊपर हमें पूरी डिस्क्रिप्शन लिखी होती है कि ये चीज़ें उसके अंदर डाली जा रही हैं, कितनी कितनी क्वांटिटी है, क्या क्या इससे फ़ायदा है, क्या नुकसान हो सकता है, कौन से प्लेस पे रखना है। तो हमें उस चीज़ का पूरा विवरण उसमें दिया जाता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आई थिंक यू क्लियर ऑल द पॉइंट्स। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। तो चलते हैं नए पॉइंट की तरफ। राइट टू एजुकेशन। कंज्यूमर्स हैव द राइट टू बी मेड अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड रेमेडीज अवेलेबल टू देम फॉर रिड्यूसल ऑफ देयर ग्रीविनेंस। तो राइट मतलब क्या है, एजुकेशन का मतलब क्या है, मतलब उनको शिक्षा का अधिकार, उनको इस चीज़ की शिक्षा कि उनको उन कंज्यूमर क्या होता है, सॉरी कंज्यूमर प्रोटेक्शन की क्या होता है, इनके पूरे एक्ट के बारे में उनको पूरी सूचना कौन देगा। उन उन जैसे कि मान लीजिए अब जैसे कोरोना वायरस या कुछ भी चल रहा है, कुछ भी समाज में, तो उनकी पूरी जानकारी उन्हें उनके लोगों के लिए, जनता के की भलाई के लिए उनको कौन देगा ये सब। उनको शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है, उनको जागरूक करना बहुत ज़रूरी है कि जो भी आप सामान या माल खरीद रहे हैं या जो भी समाज में घटित हो रहा है, उसके लिए हमें कौन से घटक तत्व जिम्मेवार हैं, उनसे कैसे बचना है, उन सब की एजुकेशन हमें दी जाती है। कंज्यूमर को प्रोडक्ट खरीदते समय अपने अधिकारों का पता होना चाहिए, उसे प्राइस एक्सपायर डेट, एस आई मार्क्स, जो भी वो प्रोडक्ट खरीदा उसके प्रति जागरूकता होनी चाहिए। गवर्नमेंट इसमें बहुत हेल्पफुल रोल प्ले करती है, न्यूज़पेपर में दे सकती है, सोशल मीडिया पे एडवर्टीजमेंट करके, ऐसे बहुत सारी चीज़ें टेक्निक्स अपनाकर वो ग्राहकों को सूचित कर सकती है। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सभी ज़्यादा से बहुत जल्दी ही कोई भी न्यूज़ वायरल हो जाती है। तो आगे चलते हैं अपनी कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर। तो कंज्यूमर की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जैसे कि गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है, तो कंज्यूमर की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर जब वो शिक्षित हो चुका है तो उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी ध्यान रखना चाहिए कि उसको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना। तो उसे क्या क्या करना चाहिए उपभोक्ता को। पॉइंट नंबर 1 है, बाय ओनली स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स वी शुड लुक फॉर ISI मार्क ऑन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, FPO मार्क ऑन फूड प्रोडक्ट्स, हॉल मार्क ऑन ज्वेलरी एक्सेट्रा। तो वो पहले पॉइंट में क्या कहना चाहते हैं, वो कहते हैं कि उपभोक्ता को अच्छी गुणवत्ता वाला माल ही खरीदना चाहिए। उसे इलेक्ट्रॉनिक सामान पर ISI मार्क देखना चाहिए। खाने पीने वाली खाद्य पदार्थ होती हैं जो उन पर FPO का मार्क होता है, उनको देखना चाहिए। और जो ज्वेलरी जैसे सोना, चांदी, डायमंड आदि जैसे जो भी महंगे महंगे होते हैं प्रोडक्ट्स, उन पे हॉलमार्क होता है, उन्हें देखकर ही सामान खरीदना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, फॉलो मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शन एंड यूज़ द प्रोडक्ट्स सेफली। जो व्यक्ति प्रोडक्ट बनाता है उसे प्रोडक्ट को यूज़ करने का सही पता होता है कि क्या क्या मैंने इसमें डाला है, क्या क्या नहीं डाला, क्या चीज़ उसके लिए लाभदायक हो सकती है और क्या क्या इसके लिए हानिकारक हो सकती है। तो वो उसके ऊपर पूरी इंस्ट्रक्शन लिख देता है कि आप ऐसे ऐसे इसको यूज़ कर सकते हैं, तो उसको ही हमें फॉलो करना चाहिए। अपना दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है वहाँ पे, वरना ये हमारे लिए क्या होएगा, खतरनाक हो सकता है।
अगला पॉइंट है रीड लेबल्स केयरफुली अबाउट प्राइस, क्वालिटीज, वेट, एक्सपायरी डेट ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो हमें प्रोडक्ट पर दी हुई जानकारी जैसे लेबल होते हैं, प्राइस होते हैं, क्वालिटी होती है, वेट, एक्सपायरी डेट, इन सब को भी ध्यानपूर्वक देख लेना चाहिए प्रोडक्ट खरीदते समय, क्योंकि अगर हमने एक्सपायरी डेट वाली चीज़ें ले ली, वस्तु खरीद ली, तो वो हमारे लिए 100% खतरनाक हो सकता है। नंबर 4 पॉइंट पे चलते हैं। आस्क फॉर कैश मीमो। हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपना प्रॉपर बिल दुकानदार से लेना है। तो हमें, अगर हम दुकानदार से प्रॉपर बिल नहीं लेंगे, जैसे मान लीजिए आपने कोई सामान खरीद लिया, तो अगर आपने बिल नहीं लिया और वो आपके लिए हानिकारक हो गया, तो आप कहाँ पे कंप्लेंट करोगे? किस प्रूफ होना चाहिए ना आपके पास कि आप ने यहीं से, इसी दुकान से ये सामान खरीदा था। वापस अगर आपको करना है तो भी आपके पास बिल होना चाहिए। तो कुछ भी हो, अपना बिल जरूर ले। टैक्स भी इससे हमारे देश का जाता है। कुछ लोग इसमें बिल नहीं देकर अपने टैक्स को मतलब भरते नहीं है और ब्लैक मनी करते हैं। इससे ब्लैक मनी हो रही है इससे। अवॉइडिंग ब्लैक मार्केटिंग होर्डिंग्स, जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमें ब्लैक मार्केटिंग से दूर भागना चाहिए, बचना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट, 6 पॉइंट है रिस्पेक्ट द इन्वायरमेंट, अवॉइड वेस्ट, लिटरिंग एंड कंट्रीब्यूटिंग टू पोल्यूशन। हमें पर्यावरण का भी पूरा ध्यान रखना है। पूरा ध्यान रखते हुए इन पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे सिगरेट का धुआं हमारे पर्यावरण के लिए भी हानिकारक और मनुष्य दोनों के लिए ही हानिकारक है। और सेकंड एग्जांपल ये हो सकता है कि जैसे वाहनों का भी बीमा करवाना चाहिए हमें, समय समय पर उसकी सर्विसेज करवानी चाहिए, ताकि हम अपना दायित्व भी इन्वायरमेंट के मतलब कि निभा सकें। नेक्स्ट पॉइंट है बी क्वालिटी कॉन्शियस। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें पूरी क्वालिटीज़ का ध्यान रखना है। ISI मार्क और क्वालिटी अप्रूव्ड सारे प्रूफ लेने हैं। तो इसमें यही है to put a stop to adulteration and corrupt of the manufacturer and traders. It is the duty of every consumer to be conscious to the quality of products they buy. They should look for the standard quality certification mark, life, ISI, AG mark, FPO, hallmark, etc. while making the purchases. तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बी अवेयर ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है, क्योंकि कई बार क्या करते हैं, कुछ भी छाप देते हैं न्यूज़पेपर वाले। तो हमें इतना भी ज़्यादा अंधा होकर प्रोडक्ट नहीं खरीदना कि हम लूट जाएं। तो इसमें क्या कह रहा है, द एडवर्टीजमेंट ऑफन exaggerated the quality of products. Hence the consumer should not rely on the advertisement and carefully check the product or ask the users before making a purchase. Increase there was discrepancies, the same should be brought to the notice of the sponsor and the appropriate authorities if need be। तो कई बार हमें ऐसे विज्ञापन दिखा दिए जाते हैं जिससे व्यक्ति उनके जाल में फंस जाता है, जैसे कपड़ों पर सेल देखकर, जिसमें वे कम रेट में अच्छा कपड़ा देने का वादा तो करते हैं परंतु निभाते नहीं हैं। वो बाद में अच्छा साबित नहीं होता। और इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि गोरा करने वाली क्रीम, मोटे मोटे व्यक्तियों के लिए मशीन बना देते हैं जिससे कि वो बिना एक्सरसाइज किए कोई मेडिसिन लेकर एक मशीन के सहारे वो पतला होने की बेल्ट, जैसे कि बेल्ट वाले दिखाते हैं कि उससे पतले हो जाते हैं। वो भी एक फेक होता है न्यूज़। और CCPA के पास ये एक भ्रामक और झूठे विज्ञापन को बनाने वालों पर सजा भी होती है, 2 वर्ष की सजा होती है इनको। और CCPA क्या होता है? सी मतलब, एक मिनट, CCPA क्या करता है? 2 साल की सजा देता है। सी मतलब सेंट्रल, सी
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये क्या करता है, 2 साल की सजा देता है और साथ में उन पर जुर्माना भी लगा सकता है। अगर कोई व्यक्ति इसे दोबारा दोबारा रिपीट करता रहता है तो उसके खिलाफ हम 50 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगा सकते हैं और उसे 5 साल की कैद भी हो सकती है। तो बी सेफ। तो चलते हैं नए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, पॉइंट नंबर 6 की तरफ। तो पॉइंट नंबर 6 कहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंस्पेक्ट अ वैरायटी ऑफ गुड्स बिफोर मेकिंग सिलेक्शन। For this purpose, he or she should compare their quality, price, duration, after sales, सर्विसेज एट्सेट्रा। तो इसका मतलब क्या है कि वो कहता है कि जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने कोई कपड़ा खरीद लिया, कार खरीद लिया, रेफ्रिजरेटर या कोई भी हम कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो हमें हमेशा प्रोडक्ट खरीदते समय दो दो या दो से अधिक प्रोडक्ट तीन दो या दो से अधिक 3 या 4 प्रोडक्टों को हमेशा कंपेयर करके देखना चाहिए कि कौन सा बेस्ट है। और हम इनको कैसे कंपेयर कर सकते हैं, हम इनको इनकी क्वालिटी के आधार पर इनको कंपेयर कर सकते हैं, कंपनी के आधार पर कौन सी कंपनी है, कैसा ब्रांड है, और हम प्राइस के आधार पर एक्सपायरी डेट तो नहीं है, इस चीज़ के काफ़ी चीज़ें ध्यान में रखकर उस चीज़ को हम कंपेयर करके अपने लिए बेस्ट प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हैं। और अगर हम खाने की बात करें फूड की, तो हम इसमें इसके आधार पर देख सकते हैं कि न्यूट्रिशन के आधार पर फैट्स कितना है, कार्बोहाइड्रेट्स कितनी है, विटामिन कौन कौन से हैं फूड के अंदर, कलर तो नहीं है, कलर एडिटिव्स हो जाते हैं जैसे, वो तो नहीं है, वो सब हम इसमें देखकर अपने लिए बेस्ट प्रोडक्ट का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इसमें कहते हैं कि कोलेक्ट प्रूफ ऑफ ट्रांसैक्शंस, मतलब कि द कंज्यूमर शुड इंसिस्ट ऑन ए वैलिड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रिलेटिंग टू परचेज ऑफ गुड्स और अवेलिंग ऑफ एनी सर्विसेज एंड प्रिजर्व्स इट केयरफुली। तो हमें क्या करना चाहिए, एविडेंस के रूप में बिल और कैश मेमो को जरूर अपने पास संभाल के रखना चाहिए, जैसे कि आप इनमें देख सकते हैं, ये कैश मेमो है, पोस्ट कार्ड है, ये नोटिस है, सॉरी नोटिस। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर यूज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कंज्यूमर दैट दे यूज एंड हैंडल द प्रोडक्ट प्रॉपरली। इट हैज been noticed that the during guarantee period people and to tackle issues of the product thinking that it will be replaced period। तो क्या होता है कि कई बार क्या होता है, जैसे कि जो बायर जो प्रोड्यूसर होता है वो क्या करता है, अपने प्रोडक्ट के साथ या तो गारंटी दे देता है या वारंटी दे देता है, 1 साल की, 2 साल की, 5 साल की। ये उसके प्रोडक्ट के ऊपर या उसके ऊपर ही निर्भर होता है कि उसका प्रोडक्ट कितने टाइम तक चल सकता है। और जो कंज्यूमर होता है उनसे भी यही सोचा जाता है कि वो अपने प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से संभाल कर रखेंगे, परंतु कई बार उनकी किसी स्थिति के अनुसार वो प्रोडक्ट अगर नहीं संभलता तो वो उनको ऑफर देते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट को वारंटी या गारंटी के द्वारा चेंज भी कर सकते हैं, और कई बार वो अपनी वारंटी को एक्सटेंड भी कर देते हैं। ये कंज्यूमर के लिए बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। और अब चलते हैं कुछ नए लॉज फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कुछ कानून बनाए गए हैं जो कंज्यूमर की रक्षा के लिए होते हैं, जैसे कि लोक अदालत, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस, रेड्रेसल फॉर्म्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, अवेयरनेस प्रोग्राम, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, कंज्यूमर वेलफेयर फंड, लेजिस्लेटिव मेजर्स। ये इनके लिए कुछ नए कानून बनाए गए हैं। कंपोजिशन ऑफ रिड्रेसल क्या होएगा कि अलग अलग लेवल पे हम हमारे देश में हर एक समस्या के लिए कमीशन लागू की गई है, ताकि हम अपनी समस्याओं को, जो कंज्यूमर है वो अपनी समस्याओं को सुलझा सके। फॉर्म फर्म, जैसे कई बिल्कुल छोटे लेवल पे होते हैं, फर्म्स होती हैं, उनमें अगर जैसे मान लीजिए कोई भी उपभोक्ता है, उसको कोई समस्या उत्पन्न हो गई है और वो कंप्लेंट करना चाहता है किसी के खिलाफ, तो सबसे पहले वो अपनी फर्म के पास जाता है, उसमें अपना केस को देता है। पर जब उसकी सुनवाई वहाँ पर अस्वीकार हो जाती है, तो वह डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आकर अपना मुकदमा दायर कर सकता है। अगर
वहाँ पर भी फैसले सुनाए जाते हैं। अगर वहाँ पर भी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता तो वो स्टेट लेवल पर मतलब अपने जुर्माने के हिसाब से कि कितना जुर्माना उसे देना उसका बनता है, वो उस हिसाब से देखकर ही हम उस केस को स्टेट लेवल पर लेकर जा सकते हैं। अगर उसका जुर्माना अधिक है तो वो स्टेट लेवल पर जाएगा, और अगर उससे भी ज़्यादा है, जितना स्टेट लेवल पर होना चाहिए या उससे भी ज़्यादा है, तो वो नेशनल कमीशन में आता है। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा किसका है, तो मैं बताती हूँ आपको। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर पर सबसे पहले हम देखेंगे डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। इसमें क्या क्या मेंबर होते हैं? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज़ द चेयरमैन, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है वो इनका चेयरमैन होता है। और अदर ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियल या और नॉन ऑफिशियल जो मेंबर होते हैं उनको अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद हम इसके जुरिडिशन के बारे में देखते हैं। फर्म या कमीशन वेयर द वैल्यू ऑफ द गुड्स, ये 19 जो ये सब है ये 1986 के अकॉर्डिंग है। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी 2019 के में जो चेंजेस आए हैं उसमें क्या क्या हमारे साथ रूल्स लगाए हुए हैं, ठीक है। तो 1986 के अकॉर्डिंग क्या है? फॉर्म कमीशन वेयर द वैल्यूज ऑफ द गुड्स आर सर्विसेज और सर्विसेज ऑफ एंड द कंपोजिशन इफ एनी क्लेम्ड, कोई भी क्लेम हुआ हो तब। डिस्ट्रिक्ट फॉर्म पर क्या होगा कि डज नॉट एक्सीड ₹20 लाख, 20 लाख से ज़्यादा एक्सीड नहीं हो तो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में हम अपना मुकदमा दे सकते हैं। और अगर स्टेट कमीशन है तो 20 लैक्स, 20 लाख एंड अबव, 20 लाख और 20 लाख से ज़्यादा, बट नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़, पर 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और 20 लैक्स तक होने चाहिए, इन दोनों के बीच में चल सकता है। अब है नेशनल कमीशन। नेशनल कमीशन मतलब 1 करोड़ अबव 1 करोड़, मतलब 1 करोड़ से ऊपर के जितने भी मुकदमे आएंगे वो इसमें आ जाते हैं। अब है 2019 के अकॉर्डिंग। 2019 के अकॉर्डिंग क्या हो सकते हैं? सबसे पहले हम चलेंगे डिस्ट्रिक्ट पर। डिस्ट्रिक्ट में क्या है? डिस्ट्रिक्ट में उन मामलों की शिकायत होती है जो 1 करोड़ 1 करोड़ से ज़्यादा होती हैं, अबव होती हैं, 1 करोड़ से अबव होती हैं, उनके लिए होता है। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेट कमीशन पर। स्टेट कमीशन में क्या होगा? इसमें होगा 1 करोड़ से 1 करोड़ से तो ज़्यादा और 10 करोड़ से के बीच में, मतलब 10 करोड़ से कम, मतलब 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में। तो इनके बीच में होता है, इससे कम नहीं हो सकता और इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये इसमें स्टेट कमीशन में आ जाता है। अब है नेशनल कमीशन। नेशनल कमीशन में क्या है? 10 करोड़ रुपए से अधिक की शिकायतों को सुना जाता है। कितने? 10 करोड़, 10 करोड़ से अधिक की शिकायतों को। जब भी हम टॉपिक पढ़ा देते हैं उसके बाद हमें अपना कंक्लूजन जरूर देना होता है। तो जैसे कि मैं आपको लेसन प्लान बना रही हूँ, बता रही हूँ कैसे बनाते हैं, ऐसे ही उसमें कंक्लूजन आप देंगे। द कंज्यूमर शुड बी कॉन्शियस ऑफ देयर ड्यूटी टूवर्ड्स अदर कंज्यूमर, सोसाइटी एंड इकोलॉजी एंड मेक रिस्पॉन्सिबल चॉइस। In other words, their purchases and consumptions should not lead to waste of natural resources and energy and environmental pollution। अब रिकैप्चुलाइजेशन मतलब कि बीच बीच में अगर आप लेक्चर मेथड, जैसे मैंने अब पढ़ाया ये तो लेक्चर मेथड था, लेकिन जैसे कि आप क्लासरूम में पढ़ाएंगे तो कि क्लासरूम बोरिंग ना हो जाए, और बच्चे कई बार क्या करते हैं इधर उधर देखते हैं और बात टीचर की सुनते नहीं हैं। तो हमें ये पूरा ध्यान रखना है कि हमारे जो बच्चे हैं वो पूरा अपना ध्यान ब्लैक बोर्ड की तरफ या हमारी बातों की तरफ उनका पूरा ध्यान होना चाहिए, पूरे कंसंट्रेशन से वो हमारे टॉपिक को सुने। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है? हमें बीच बीच में उनसे क्वेश्चनिंग करनी चाहिए ताकि हम बच्चों का ध्यान अपनी तरफ खींच सके कि हाँ भाई टीचर अवेयर है और
अगर हमने नहीं आंसर दिया तो मार पड़ सकती है या डांट भी पड़ सकती है। तो हमें पूरा ध्यान रखना है अपना इस बात का। तो मैंने जैसे क्वेश्चन रेडी किए हैं ये, व्हाट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन, नंबर 2 व्हाट आर द लॉज फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, व्हाट आर द कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और फोर्थ है व्हाट आर द राइट ऑफ कंज्यूमर। अब उनको घर के लिए होमवर्क भी देना है हमें, तो हम उनको क्या देंगे होमवर्क में हम उनको कुछ क्वेश्चंस दे सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। What do you mean by consumer protection? Define the right of safety. Define the right of information. What are the laws of for consumer protection? या आप ऐसे बोल सकते हैं कि इस टॉपिक को आप पूरा रीड आउट करके आइए, कल को इसका टेस्ट होगा या परसों को, मतलब या मंडे को, जैसे कि हम क्लासरूम में बोलते हैं, अनाउंसमेंट कर देते हैं ताकि बच्चे ध्यान से उस टॉपिक को पढ़ ले। इसमें हम उनको घर के लिए चार्ट बनाने के लिए भी बोल सकते हैं, मॉडल बनाने के लिए, फ्लैश कार्ड बनाने के लिए भी बोल सकते हैं, ऑब्जर्वेशन, उनसे कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, क्योंकि बच्चे कुछ इंटरेस्टिंग ही बोलते हैं ज़्यादातर। वो उनसे आइडियाज़ ले सकते हैं हम, और उनकी ऐसे बोल सकते हैं उन्हें कि आप डिस्कशन करवा सकते हैं क्लासरूम में, ताकि वो अच्छी तरीके से अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को सुने, एक दूसरे को देखें। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा है तो ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड के साथ। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मैं वीडियो बनाती रहूं आप मुझे बताइए कमेंट करके कि मैं वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बी सेफ, स्टे एट होम, जय हिंद, जय भारत।